बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया मजहबी तशद्दुद को रोके, अमरीका का मुतालबा। कहा, अक़लियतों के ताल्लुक़ से गैर इंसानी रवैया अपनाने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। म्यांमार के राखीन में तूफान मोचा से सैकड़ों हलाक। बांग्लादेश में भी जबरदस्त तबाही, हजारों लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया। फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत ना रोकने पर इसराइल को यूनाइटेड नेशन से सस्पेंड कर दिया जाए। यौम नकबा पर महमूद अब्बास का जज्बाती खिताब। जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इसराइली फौज का ताज़ा हमला, 4 फलस्तीनी जख्मी। अरीहा में नौजवान जाँ बहक। तुर्की के इलेक्शंस पर बाइडेन की नजर, दूसरे राउंड की खबरों पर शेयर मार्केट और लीरा की कदर में गिरावट। ईरान और सऊदी ओहदेदारों की मुलाकात, हज इंतजामात और मौशी ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। अफ्रीकी मुल्कों का ग्रुप यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें करेगा। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने की पुतिन और ज़ेलेंस्की से बातचीत। कीव पर रशिया के नए हमले, बाखमत के लिए लड़ाई तेज। मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने के दावे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक को चुनने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां। सिद्धरामैया और शिवसेना की खरगे से मुलाकात, एक और दावेदार मैदान में आ गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने इंडिया से कहा है कि वो मजहबी तशद्दुद को रोके। ये बयान एक ऐसे वक्त दिया गया जब 1 महीने बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मजहबी आज़ादी के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क में मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरी माइनॉरिटीज़ पर हमलों का जिक्र किया गया। एक सीनियर ओहदेदार ने रिपोर्ट के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी और कहा कि उन्हें इंडिया में मजहबी अक़लियतों पर मुसलसल हमलों पर अफसोस है। ओहदेदार ने बताया कि इस तशवीश के ताल्लुक़ से हम इंडिया की हुकूमत की इस बात के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो तशद्दुद की मजम्मत करे और मजहबी अक़लियतों के ताल्लुक़ से गैर इंसानी रवैये और बयानबाजी करने वालों को जवाबदेह बनाए। अमरीकी ओहदेदार ने नोट किया कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए खुलेआम ऐलानात किए गए, उनकी मॉब लिंचिंग की गई, नफरत पर मबनी दूसरी तरह का तशद्दुद किया गया, इबादत गाहों पर हमले किए गए, घर गिराए गए और कई मामलात में मुजरिमों को खुली छूट दे दी गई। मजहबी अक़लियतों पर हमलों के जिम्मेदारों को भी माफ़ किया गया। अमरीकी ओहदेदार का इशारा शायद बिल्किस बानो केस में रिहा मुजरिमों की रिहाई की तरफ था। उन्होंने कहा कि हम इंडियन गवर्नमेंट के ओहदेदारों से बातचीत करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट मीडिया की खबरों, इंसानी हुकूक तंजीमों के बयानात और ख़ुद अमरीकी ओहदेदारों की रिसर्च की बुनियाद पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म मोदी की आबाई रियासत गुजरात में मुसलमानों को खुले आम कोड़े मारने के वाक़यात का भी हवाला दिया गया। इंडिया ने हमेशा मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीका की ऐसी रिपोर्ट्स को रद्द किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी उन मुल्कों की एक लिस्ट जारी कर रहे हैं जिनके ताल्लुक से वाशिंगटन को तशवीश है, लेकिन ऐसे इम्कानात हैं कि इस लिस्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, जिसकी वजह चाइना के साथ उसकी कशमकश है। तूफान मोचा से म्यांमार के राखीन में सैकड़ों लोगों के हलाक होने की खबरें मिल रही हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क भी टूट फूट गया है। बांग्लादेश भी तूफान से बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये कई बरसों का सबसे ताकतवर तूफान है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साहिलों से टकराया है। राखीन वही इलाका है जहां से क्रैकडाउन के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमान फरार हुए थे। पीर की रात म्यांमार की फौजी हुकूमत ने राखीन को तूफान से मुतासरा करार दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है।
اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر حملہ بول دیا۔ اس کارروائی کے دوران 4 فلسطینی گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور 4 گرفتار ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز ایک گھر میں داخل ہوئیں۔ الخلیل یا ہبرون شہر میں بھی ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ بولا گیا۔ خبر آئی ہے کہ اریحا علاقے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور درجنوں دوسرے فلسطینی آنسو گیس کی شیلنگ سے متاثر ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی رکنیت اس وقت تک کے لیے سسپینڈ کر دے جب تک وہ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت نہیں روکتا اور یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں پر عمل نہیں کرتا۔ محمود عباس نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب یونائیٹڈ نیشنز میں پہلی مرتبہ یوم نکبہ منایا گیا۔ فلسطینی 75 سال سے یہ دن منا رہے ہیں۔ انہیں اس دن کو چھوٹی قیامت کے دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ 1948 میں اسرائیلی فوج کی طرف سے اسی دن لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ ان فلسطینیوں کی تعداد جو بے گھر ہوئے تھے 7.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کا قتل عام ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کی جذباتی تقریر میں محمود عباس نے ملکوں سے کہا کہ کیوں یونائیٹڈ نیشنز میں منظور کی گئی 1000 سے زیادہ قراردادوں پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے 1948 اور 47 میں قراردادوں کی منظوری کے بعد اسرائیل کے اس وقت کے وزیر خارجہ کا ایک خط دکھایا اور بتایا کہ یا تو ان قراردادوں پر عمل کیا جائے یا انہیں یعنی اسرائیل کو رکن کی حیثیت سے نکال دیا جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے گلاد اردان نے اس دوران رکن ملکوں سے کہا کہ وہ یوم نکبہ تقریب میں حصہ نہ لیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ 32 ملکوں نے اس تقریب میں حصہ نہیں لیا، جن میں امریکہ، کینیڈا، یوکرین اور 10 یورپی ملک شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ عالمی قانون کے مطابق غیر قانونی ہے۔ محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی یہودیوں کے خلاف نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ محمود عباس نے اسرائیل کا کمپیریزن نازیوں سے کیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم فلسطینیوں کے جھوٹ سے لڑ رہے ہیں اور یوم نکبہ ایک جھوٹ ہے، ہم فلسطینیوں کو جھوٹ پھیلانے اور تاریخ کو بگاڑنے نہیں دیں گے۔ ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں اور گراوٹ آئی ہے جب یہ بات صاف ہوئی کہ صدر طیب ایردوان کو 28 مئی کے دوسرے راؤنڈ میں پھر سے اپنی صدارت برقرار رکھنے کا ایک موقع مل سکتا ہے۔ کرنسی کی قیمت میں گراوٹ آئی اور شیئر مارکیٹس بھی بہت گر گئے۔ ترکی کے صدارتی الیکشنز میں کسی بھی امیدوار کو کامیابی کے لیے 50% ووٹ حاصل نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے طیب ایردوان اور 6 اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار کمال کلچداروغلو کے درمیان دوسرے راؤنڈ میں سیدھا ٹکراؤ ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ترکی کے الیکشنز کے نتیجوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات بتائی۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پرامن طور پر بیلٹ باکس کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کرنے پر ترکی کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے عہدیداروں نے حج 2023 کے انتظامات کے سلسلے میں بات چیت کی۔ مارچ کے مہینے میں سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی وزیر فائنانس احسان کندوزی نے کہا کہ تہران اور ریاض نے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو بڑھانے اور ایرانی عازمین حج کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ پچھلے ہفتے انہوں نے اپنے سعودی ہم منصب محمد الجادان سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر یہ بات چیت ہوئی۔ ایران کے کالا عہدیدار نے کہا کہ مغربی ملک دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانے بن گئے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے ڈپٹی چیف کاظم غریب آبادی نے عیسائی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال پہلے امریکیوں نے خفیہ آپریشن میں جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا تھا، جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں سب سے اہم کمانڈر تھے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر رشیا نے نئے حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ 18 میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ اس سلسلے میں بعض ویڈیو فوٹیجز بھی جاری کیے گئے۔ کم سے کم 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے حملوں کے دوران امریکہ کے پیٹریٹ ڈیفنس میزائل سسٹم کو مار گرایا۔ یوکرین میں باخمت کے لیے زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ باخمت میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یورپی ملکوں سے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ رشیا سے مقابلے کے لیے اسے جدید فائٹر جیٹس دیں۔
साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबे पर बातचीत के लिए अफ्रीकी लीडर्स के एक ग्रुप के इस्तकबाल से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों लीडर से बातचीत की है, जिससे पता चलता है कि दोनों इसके लिए तैयार हैं। हम लड़ाई ख़त्म करने के बारे में बातचीत करेंगे। वो सिंगापुर के वज़ीर आज़म के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रामाफोसा ने कहा कि इस अमन मंसूबे को सेनेगल, युगांडा और इजिप्ट की तायद हासिल है और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका और बरतानिया को भी इस मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। यूक्रेन जंग के 447 दिन पूरे हो गए हैं। चाइना के खुसूसी नुमाइंदे जुमे को पोलैंड का दौरा करेंगे। यह दौरा अमन कोशिशों के सिलसिले में हो रहा है। इस दौरान यूरोपीय लीडर्स यूक्रेन के बारे में बातचीत के लिए आइसलैंड में जमा हो रहे हैं। बरतानिया ने यूक्रेन से वादा किया है कि वो मजीद हथियार पहुंचाएगा। इस ऐलान पर रशिया ने नाराजगी का इजहार किया। लौटते हैं इंडिया। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के मजबूत दावेदार डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल ही दिल्ली आने वाले थे, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने का उज़र पेश करते हुए अपना दौरा मुलतवी कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचते हुए कर्नाटक की सूरत हाल पर उनसे बातचीत की। मालूम हुआ है कि अलग अलग ग्रुपों की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए बाज नए दावेदार भी सामने आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद सूरत हाल साफ हो सकती है। चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया अहम दावेदार हैं, जो एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी चाहते हैं कि कर्नाटक के ताल्लुक से कोई ड्रामा ना हो और किसी तनाज़े के बगैर मसला हल हो जाए। कांग्रेस के नए एमएलएज ने एक करारदाद मंजूर करते हुए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया था कि वो चीफ मिनिस्टर को चुने। शिव कुमार ने भी सदर कांग्रेस खड़गे से मुलाकात की। सिद्धारमैया ने भी खड़गे से अलहदा मुलाकात की। शिव कुमार और सिद्धारमैया के दरमियान चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कश्मकश के बीच एक और लीडर परमेश्वरा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है और कहा है कि कांग्रेस हाईकमान चाहे तो वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। साबिक पीसीसी सदर परमेश्वरा ने कहा कि हाईकमान पार्टी के लिए उनकी खिदमत से अच्छी तरह से वाकिफ है और वो नहीं समझते कि उन्हें किसी तरह की लॉबिंग की ज़रूरत है। मालूम है कि सोनिया गांधी और खड़गे चीफ मिनिस्टर के ओहदे के बारे में आज ही फैसला कर सकते हैं। पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि जुमेरात को नए चीफ मिनिस्टर हलफ लेंगे। वेस्ट बंगाल के इगरा में पटाखों की एक फैक्ट्री में धमाके से 7 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। धमाके के असर से फैक्ट्री की इमारत गिर पड़ी। ओहदेदारों ने बताया कि वहां पटाखों की गैर कानूनी यूनिट चलाई जा रही थी। पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया मजहबी तशद्दुद को रोके, अमरीका का मुतालबा। कहा अक़लियतों के ताल्लुक से गैर इंसानी रवैया अपनाने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। म्यांमार के राखीन में तूफान मोचा से सैकड़ों हलाक। बांग्लादेश में भी जबरदस्त तबाही, हजारों लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया। फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत ना रोकने पर इसराइल को यूनाइटेड नेशन से सस्पेंड कर दिया जाए। यौम नकबा पर महमूद अब्बास का जज्बाती खिताब। जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इसराइली फौज का ताज़ा हमला, 4 फलस्तीनी जख्मी। अरीहा में नौजवान जाँ बहक। तुर्की के इलेक्शंस पर बाइडेन की नजर, दूसरे राउंड की खबरों पर शेयर मार्केट और लीरा की कदर में गिरावट। ईरान और सऊदी ओहदेदारों की मुलाकात, हज इंतजामात और मौशी ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। अफ्रीकी मुल्कों का ग्रुप यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें करेगा। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने की पुतिन और ज़ेलेंस्की से बातचीत। कीव पर रशिया के नए हमले, बाखमत के लिए लड़ाई तेज। मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने के दावे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक को चुनने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां। सिद्धारमैया और शिवसेना की खड़गे से मुलाकात। एक और दावेदार मैदान में आ गए।
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.